इस चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने ये दस्तावेज हैं, माध्यमिक शिक्षा और उसकी समस्याएं। तो हम भारत में माध्यमिक शिक्षा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, कैसे बनी और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। ये जो माध्यमिक शिक्षा है, जैसा दस्तावेज भी कहते हैं, ये प्राइमरी और हायर एजुकेशन के बीच एक पुल, एक ब्रिज की तरह है। पर ये खुद में भी एक बहुत फॉर्मेटिव स्टेज है। चलिए, इन स्रोतों के आधार पर देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ और ये अहम क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि माध्यमिक का मतलब ही है बीच का। पहले भारत में सिर्फ प्राइमरी और हायर एजुकेशन ही थी। हाँ, आज की जो माध्यमिक शिक्षा है, इसकी शुरुआत तो ईसाई मिशनरियों और ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, वो भी पहले अंग्रेजी में। सही कहा। तो शुरुआती मकसद तो बहुत अलग रहा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर वो प्रशासनिक जरूरतें थीं। फिर एक अहम मोड़ आया 1854 में, वुड्स डिस्पैच। अच्छा। उसने पहली बार इसके लिए कोई औपचारिक ढांचा, कोई पाठ्यक्रम तय करने की कोशिश की। हाँ। फिर 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग आया। उसने कहा कि इसे दो हिस्सों में बांटो, एक लिटरेरी एकेडमिक और दूसरा वोकेशनल। हालांकि ब्रिटिश राज में असल में जोर ज्यादातर एकेडमिक पर ही रहा, वोकेशनल वाला उतना चला नहीं। और फिर आज़ादी के बाद तब तो ढांचे में बड़े बदलाव आए होंगे। हाँ, निश्चित तौर पर काफी बड़े बदलाव। 1952 का माध्यमिक शिक्षा आयोग। जी, मुदालियार आयोग। हाँ, मुदलियार आयोग। और फिर 1964-66 का कुठारी आयोग। इन दोनों ने ये कहा कि सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि कई तरह के डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होने चाहिए। फिर बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में। उसने 10+2+3 वाले स्ट्रक्चर पर जोर दिया। अच्छा, 10+2+3। हाँ, यानी 10 साल स्कूल, फिर 2 साल हायर सेकेंडरी और 3 साल ग्रेजुएशन। आज भी आमतौर पर क्लास 9 से 12 तक माध्यमिक शिक्षा ही मानी जाती है, जिसमें पहले 2 साल 9वीं-10वीं का सिलेबस ज्यादातर कॉमन रहता है और फिर +2 लेवल पर स्ट्रीम्स बढ़ जाती हैं। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। पहले का लक्ष्य तो क्लर्क बनाना था, पर आज़ादी के बाद 1952 के मुदालियार आयोग ने बिल्कुल नए लक्ष्य रखे। वो क्या थे? वो लक्ष्य, हाँ, काफी अलग और दूरदर्शी थे। आयोग ने 4 मुख्य बातें कही थी। पहला, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, जिम्मेदार नागरिक तैयार करना। दूसरा, व्यक्तित्व का पूरा विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तीसरा, व्यावसायिक कुशलता, वोकेशनल स्किल्स, ताकि युवा कुछ हुनर सीखें। और चौथा था नेतृत्व क्षमता का विकास, लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं था। और क्या इन लक्ष्यों को बाद में और सुधारा गया, जैसे स्रोतो 2000 के एनसीईआरटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं? हाँ, बिल्कुल। एनसीईआरटी ने 2000 में इन आइडियाज को और आगे बढ़ाया, खासकर पहले 10 साल की स्कूलिंग के लिए। उसमें बहुत सी चीजें जोड़ी, जैसे हेल्थ, सोचने की क्षमता, सोशल स्किल्स, कल्चरल टॉलरेंस, नैतिक मूल्य, शारीरिक श्रम का सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता भी। काफी कुछ है इसमें तो। हाँ, और +2 लेवल पर जो एकेडमिक स्ट्रीम है, उसका मेन फोकस तो यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कराना है, जबकि वोकेशनल स्ट्रीम का फोकस है नौकरी के लिए जरूरी ज्ञान और स्किल्स देना। अब इन दोनों में संतुलन बनाना वो हमेशा से एक चुनौती रही है। तो फिर इसका कुल मिला के महत्व क्या बनता है? माध्यमिक शिक्षा इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, स्रोत कई कारण बताते हैं। एक तो, जैसा मैंने कहा, भारत में बहुत से लोगों के लिए ये स्कूलिंग का आखिरी पड़ाव है। अच्छा। हाँ, इसके बाद वो सीधे कामकाज या जीवन में जाते हैं, तो ये उन्हें तैयार करती है। विकसित देशों में इसीलिए अक्सर ये अनिवार्य भी होती है। दूसरा, ये देश की जनशक्ति ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी उम्र में तो सोचने, समझने की, काम करने की क्षमताएं विकसित होती हैं। इसे निर्माण की शिक्षा भी कहा गया है। ये वो उम्र है जब चरित्र बनता है, किशोरावस्था। बिल्कुल सही कहा, किशोरावस्था। स्रोत कहते हैं ये बनने बिगड़ने का समय होता है। तो इस स्टेज पर सही गाइडेंस मिलना, सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। और हायर एजुकेशन की नींव भी तो यही है। हाँ, बिल्कुल। अगर माध्यमिक शिक्षा की नींव कमजोर रह गई तो फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अच्छा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कई तरह से महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया ही है। स्रोत समस्याओं की तरफ भी इशारा करते हैं, और मजे की बात यह है कि ये समस्याएं 1952 में भी थीं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। मुदालियार आयोग ने 1952 में ही गिना दिया था उद्देश्यहीनता, कोई क्लियर एम नहीं है।
पाठ्यक्रम ऐसा है जो जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, पढ़ाने के तरीके पुराने हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग ठीक नहीं है और परीक्षा का सिस्टम भी दोषपूर्ण है। और दस्तावेज इशारा करते हैं कि इनमें से कई चुनौतियां आज भी हैं। हाँ, किसी न किसी रूप में ये चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं, ऐसा लगता है। और पाठ्यक्रम को लेकर भी कुछ खास मुद्दे उठाए गए हैं, खासकर कक्षा 9-10 के लिए, जो 2000 का एनसीईआरटी फ्रेमवर्क था। हाँ, स्रोत 2000 के उस फ्रेमवर्क की आलोचना करते हैं। उसे अस्पष्ट एवं दुरूह कहा गया है, मतलब क्लियर नहीं है, समझने में मुश्किल है, और अति विस्तृत यानी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ओवरलोडेड है। अच्छा। एक खास आलोचना ये भी है कि उसने त्रिभाषा सूत्र मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की जो मूल भावना थी उसको ठीक से लागू नहीं किया। ओह। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद 1988 वाला ढांचा इससे बेहतर था। उस सिलेबस में 3 भाषाएं, गणित, साइंस टेक, सोशल साइंस, वर्क एजुकेशन, आर्ट्स और हेल्थ फिजिकल एजुकेशन शामिल थे। और +2 लेवल पर तो अकादमिक और वोकेशनल धाराएं हैं ही। तो कुल मिलाकर देखें तो माध्यमिक शिक्षा एक बहुत जरूरी पुल है। ये लगातार बदलता रहा है, विकसित होता रहा है। ये व्यक्तिगत विकास और देश की तरक्की दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन अपने लक्ष्य तय करने और एक असरदार पाठ्यक्रम बनाने की चुनौतियों से भी ये लगातार जूझ रही है। निश्चित रूप से ये वो स्टेज है जहां किशोर पीढ़ी को शक्ल मिलती है। देश की एक बड़ी आबादी इसी स्टेज से अपने भविष्य के लिए तैयार होती है। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि इसका इतिहास कितना जटिल रहा है और ये आज भी अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर भारत में इतने सारे लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षा ही स्कूलिंग का अंत है, तो पाठ्यक्रम असल में ऐसा कैसे बने जो उन्हें तुरंत जीवन और काम के लिए भी तैयार करे, और साथ ही जो आगे पढ़ना चाहें उनके लिए हायर एजुकेशन के दरवाजे भी खुले रखें। ये संतुलन साधना ये वाकई एक बड़ी